हेलो एवरीवन, दिस इज द आकाश शर्मा हियर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आकाश द स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले जहां हम चर्चा करेंगे म्यूजिक के विषय पर। तो आज हम बात करेंगे बच्चों राग भोपाली के परिचय की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हम राग परिचय के बारे में बताएंगे, राग का परिचय देंगे। तो 10वीं क्लास के सिलेबस में 4 राग हैं। तो आज मैं सबसे पहले जिस राग का मैं आपको परिचय बताने वाला हूं वो राग है भोपाली। तो आइए चर्चा करते हैं राग भोपाली के परिचय पर। तो आज हम जो बात करेंगे रागों के परिचय की, जैसा कि पहले हमने तालों के परिचय की बात की थी, एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया था, 4 ताल थी। तो आज हम बात करेंगे रागों के परिचय की। हमारे सिलेबस में 4 राग हैं जिनका परिचय हमें देना है। तो क्वेश्चन हमारे यही बनता है कि निम्नलिखित रागों का परिचय दें। तो राग भोपाली, राग वृंदावन सारंग, राग खमाज और राग देश। तो आज हम राग भोपाली पर चर्चा करेंगे और बताएंगे रागों के बारे में। और भोपाली राग की चर्चा करते हुए मैं अब आपको बता देता हूँ कि इसका परिचय हमें किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग डाल लेंगे राग भोपाली या राग भोपाली का परिचय। आरोह अवरोह पकड़, ये क्या है? आरोह का मतलब असेंडिंग ऑर्डर। जब हम स्वरों को नीचे से ऊपर की ओर गाते हैं तो आरोह, जब हम स्वरों को ऊपर से नीचे की ओर गाते हैं तो अवरोह, मतलब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका आरोह क्या है? सा रे गा पा धा सा। अवरोह है सा धा पा गा रे सा। पकड़ सा रे गा रे सा धा सा गा पा रे धा सा। ये इसकी पकड़ है। पकड़ का मतलब होता है ऐसा स्वर समूह जिससे राग की पहचान होती है। तो ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप ऐसा ऐसा लिखता जाइए। थाट, भोपाली राग कल्याण थाट से लिया गया है। कोई भी राग किसी न किसी थाट से जन्य होता है, क्योंकि थाट से ही राग का जन्म होता है। तो भोपाली का जो थाट है वो कल्याण है। इसमें स्वर सभी शुद्ध लगते हैं। ऊपर आप ध्यान से देखिए, सा रे गा पा धा सा, इनमें कोई भी ऐसा स्वर नहीं है जिनके ऊपर या नीचे कोई भी रेखा हो। ये सभी स्वर एकदम शुद्ध हैं। तो इसमें मैंने लिख दिया है, इसमें सभी स्वर शुद्ध होते हैं। वर्जित स्वर का मतलब होता है जो स्वर राग में नहीं लगता, प्रयोग में नहीं आता, जिस स्वर को हम राग में गाते ही नहीं हैं। जैसे माँ और नी, इसमें वर्जित स्वर है, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं सा रे गा पा धा 5 स्वर लगे हुए हैं और माँ और नी नहीं है। जैसे कि गा और पा के बीच में माँ नहीं है और धा और सा के बीच में नी नहीं है। तो वर्जित स्वर उसका हो गया माँ और नी। बात करते हैं जाति ओडव ओडव। अब जाति क्या है? जाति क्या होता है? जिससे, जाति का मतलब कास्ट। जाति वह है जिससे पहचान होती है कि राग में कितने स्वर प्रयोग में हुए हैं। 3 जातियां हमारे राग की होती है, संपूर्ण, शार्डव, ओडव। संपूर्ण का मतलब जिसमें 7 के 7 स्वर लगते हैं। जिस राग में 7 स्वर लगे हैं वो संपूर्ण, जिस राग में 6 स्वर लगते हैं वो शार्डव, और जिस राग में 5 स्वर लगते हैं वो ओडव जाति का राग होता है। तो यहाँ पर जैसा कि इसकी जाति है ओडव ओडव। ओडव ओडव का मतलब होता है कि इसके आरोह में भी 5 स्वर हैं और अवरोह में भी 5 स्वर हैं। अगर यहाँ ओडव शाडव होता तो क्या कहते? इसके आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 6 स्वर हैं, क्योंकि ओडव, शाडव और संपूर्ण की 3-3 उपजातियाँ भी होती है। ओडव की होती है ओडव 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 शाडव ओडव संपूर्ण, और शाडव की क्या होती है? शाडव ओडव शाडव 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 संपूर्ण, और संपूर्ण की क्या होती है? संपूर्ण ओडव संपूर्ण शाडव एंड संपूर्ण संपूर्ण। तो इसकी ओडव ओडव है, मतलब इसके आरोह और अवरोह में 5-5 स्वर लगे हैं। अब मैं बात करूंगा वादी स्वर की। वादी स्वर क्या है? वादी स्वर वह होता है जो स्वर राग में सबसे ज़्यादा गाया जाता है। सबसे ज़्यादा जिस स्वर को राग में बार बार प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा उसको गाया जाता है। जो स्वर राग में लगने वाले सभी स्वरों का राजा होता है वही वादी स्वर कहलाता है। तो वादी स्वर क्या है? इसमें गा, गंधार। संवादी स्वर वह होता है जो वादी स्वर के प्रयोग के बाद में प्रयोग
किया जाता है उसको हम संवादी स्वर कहते हैं। जैसे इसमें है धै, धैवत, धैवत इसका संवादी स्वर है और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको धा बोलते हैं, गा बोलते हैं। जैसे सारे गामा पा धा नी, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। गायन का समय, देखो जो भी राग होते हैं ये नियमों के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जो भी राग हैं ये सब शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। और शास्त्रीय संगीत का मतलब होता है जो संगीत शास्त्रों में बंधा हो, नियमों का पालन किया गया हो और शास्त्रों में लिखी हुई सभी बातें यथार्थ सत्य होती है। तो हम यहाँ पर सिर्फ अपने शास्त्रीय संगीत की बातें करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। गायन समय मतलब इस राग को गाने का समय, भोपाली राग को गाने का समय क्या है? रात्रि का प्रथम पहर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि आपने बहुत बार सुना है कि प्रहर होते हैं, 8 प्रहर हमारे पूरे 24 घंटे में होता है। एक प्रहर 3 घंटे का होता है और पहला प्रहर जो स्टार्ट होगा वो सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से स्टार्ट होता है, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 1 और 1 से 4। जैसे ही शाम के 4 बजते हैं तो रात्रि का प्रथम प्रहर स्टार्ट हो जाएगा। 4 से 7, 7 से 10, 10 से 1 और 1 से 4, फिर इस तरह से हमारे 8 प्रहर खत्म होते हैं। तो रात्रि का प्रथम प्रहर गायन का समय है। जो ये राग है भोपाली राग कब गाया जाता है? रात्रि के प्रथम प्रहर में। समप्राकृतिक राग का मतलब होता है जो राग, जिस राग की प्रकृति एक समान हो। मतलब भोपाली राग के जैसा एक और राग कौन सा है, या और भी बहुत से राग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बताएंगे देशकार। समप्राकृतिक राग मतलब समान नेचर, मतलब जिनका नेचर सेम हो, जिनकी प्रकृति सेम हो, जो मिलते जुलते राग हो, जिनके स्वर मिलते जुलते हो, जिनका गाने का तरीका एक जैसा हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे नियम होते हैं, गाने का तरीका होता है जिससे राग अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर भोपाली राग का समप्राकृतिक राग देशकार है। तो बच्चों में एक बार फिर से मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बार बार इसमें ऐसी सोचने की ज़रूरत नहीं कि समझ में नहीं आए आपको। जैसा मैं स्लाइड कर रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। सबसे पहले आपको इस पेज को लिख लेना है पूरा, और इस पेज को भी लिख लेना है। इसी से आगे, इससे आगे आपको इस पेज को लिख लेना है। अब मैं बात करूँगा राग भोपाली की विशेषताएं। विशेषताएं क्या हैं? यह पूर्वांग प्रधान राग है। पूर्वांग प्रधान क्या होता है? देखो, सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारा जो राग हम कर रहे हैं उस राग का वादी स्वर कौन से अंग में है। मतलब 2 अंग होते हैं, पूर्वांग और उत्तरांग, पूर्व साइड और उत्तर की तरफ। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 8 स्वर। फिर से देखो, सा रे गा मा पा धा नी सा, 8 स्वर हैं। इन 8 स्वरों को हम 2 भाग में बांट लेते हैं। सा रे गा मा एक हिस्सा, अगर बीच में एक लाइन खींच दें तो क्या हो जाएगा? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा ये अलग हो गया, पा धा नी सा ये अलग हो गया। तो सा से लेकर मा तक का अंग कहलाएगा पूर्व, और पा से लेकर सा तक, तार सप्तक के सा तक क्या कहलाएगा? उत्तरांग। जैसे यहाँ से देखो ध्यान से, सा रे गा, ये माँ भी इसमें है लेकिन है नहीं माँ, तो सा रे गा क्या है? ये पूर्वांग है। और पा धा सा नी नहीं है, तो ये पा धा सा क्या है? उत्तरांग। तो अब ध्यान से देखिए, वो कह रहा है कि जिस अंग में जिस तरफ उसका वादी स्वर है वो उसी अंग का वादी कहलाएगा। जैसे गा इसका वादी स्वर है, देखो गा इसका वादी स्वर है, मतलब सारे गा जो पूर्व अंग की तरफ है, सारे गा, तो गा इसका वादी स्वर है, तो क्या हो गया? ये पूर्वांगवादी राग है, पूर्वांग प्रधान राग है, इसका वादी पूर्व अंग में है। अगर उत्तर अंग में होता तो ये उत्तरांगवादी राग होता या उत्तरांग प्रधान राग होता। ठीक है, तो यह पूर्वांग प्रधान राग है। कौन सा राग? भोपाली राग पूर्वांग प्रधान राग है। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार कि अगर जैसे मध्यम कई बार वादी स्वर होता है, फिर भी उसको उत्तरांग प्रधान राग बोलते हैं। क्यों? कुछ ना कुछ ऐसा नियम होता है, कोई ऐसा चलन होता है जिसकी वजह से वो उत्तरांग वादी माना जाता है। लेकिन पूर्वांग और उत्तरांग को समझने का यही अनुस्वर है कि सा से लेकर मा तक पूर्वांग और पा से लेकर सा तक उत्तरांग होता है। ठीक है, इस राग का चलन मध्य, मंद्र और मध्य सप्तक में किया जाता है। मंद्र, मध्य, तार 3 सप्तक होते हैं। तो मंद्र सबसे पहला, सबसे नीचे वाला सप्तक होता है, और मध्य बीच वाला सप्तक होता है, और तार सबसे ऊपर वाला सप्तक होता है।
जब स्वरों को सबसे नीची आवाज़ में गाया जाता है तो मंद्र सप्तक, जब उसको ना तो नीची आवाज़ में गाया जाए स्वरों को, ना ही ऊंची आवाज़ में गाया जाए तो वो मध्य सप्तक, और जिन स्वरों को ऊंची आवाज़ में गाया जाता है वो क्या है, तार सप्तक। तो मंद्र, मध्य, तार 3 सप्तक होते हैं, लेकिन ये पूर्वांग प्रधान होने के कारण मंद्र और मध्य में ही गाया जाता है। इसे कल्याण थाट से इसलिए माना गया है क्योंकि इस राग में पा रे की स्वर संगति होती है। जैसे सा रे गा पा, गा रे गा पा, पा रे सा धा सा रे गा, पा रे की स्वर संगति के कारण ये कल्याण थाट से माना जाता है। कल्याण थाट में तीव्र माँ लगता है, फिर भी इस भोपाली राग को कल्याण थाट से ही लिया गया है, क्योंकि इसमें इसका कारण यह है कि पारे की संगति लगती है इसमें, और कल्याण थाट में ही पारे की संगति लगती है। ठीक है, आइए अब हम 4th नंबर देखते हैं। 3rd नंबर हमने देख लिया, तो 4th नंबर में क्या है, इस राग में ठुमरी गायन नहीं किया जाता। गायन बेटा हमारे संगीत में जो गायन है, गायन शैलियाँ हैं बहुत हैं, ध्रुपद, धमार, टप्पा, ठुमरी, इस तरह की ख्याल, इस तरह के तराना, ये सब क्या है, ये हमारे गायन शैली हैं। इनमें से ये बता रहे हैं कि इस राग में ठुमरी गायन नहीं होता, ठुमरी जो है वो इस राग में नहीं गाई जाती, लेकिन जो ख्याल है, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल और तराना इसमें गाए बजाए जाते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में इसे भोपाली, हमारे देखो 2 प्रकार के संगीत होते हैं, वैसे तो अगर हम कहें तो 3 प्रकार के संगीत हैं। एक तो है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, एक है कर्नाटक क्लासिकल म्यूज़िक, एक है रविंद्रनाथ संगीत। तो हम यहाँ बात करेंगे उत्तरी भारतीय संगीत की, ठीक है, और एक दक्षिण भारतीय संगीत की। दक्षिण भारतीय संगीत जो नीचे की साइड जो हम देखते हैं, तमिलनाडु कर्नाटक की साइड चलते हैं, तो इन दोनों में नियमों में बहुत फ़र्क है, गाने बजाने में बड़ा फ़र्क है। लेकिन जो भोपाली राग जो है, हिंदुस्तानी संगीत में भोपाली कहा जाता है, और कर्नाटक संगीत में इसी राग को, इन्हीं स्वरों को, इसी गाने बजाने के तरीक़ों को, इसी राग को हम मोहनम राग से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन देखना है कि 4 राग बताए गए हैं, इनमें से हमने राग भोपाली का परिचय इसमें दिया है। उसके बाद राग भोपाली का आरोह अवरोह पकड़ लिखेंगे, फिर थाट लिखेंगे, स्वर लिखेंगे, वर्जित स्वर लिखेंगे, फिर जाति, वादी स्वर, संवादी स्वर, गायन समय, संप्रकृतिक राग, राग भोपाली की विशेषताएं लिखेंगे। मैंने यहाँ पर 5 विशेषताएं लिखी हैं, तो आपको लिख लेना है, फिर नोटबुक में लिख लेना है बेटा।